दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा व्रत गुप्ता की लिखी कहानी मेरी बेटी आद्या। आज की कहानी के बारे में कुछ खास है जो आपको पहले बताना चाहूंगा। ये एक सच्ची कहानी है और पात्रों के नाम भी सच्चे हैं। मैं गुजारिश करूंगा उन पेरेंट्स से जो ये कहानी सुन रहे हैं कि इसमें कुछ सीखने को आपको मिलेगा। वो अपने साथ कहानी सुनने के बाद जरूर ले जाएं। चलिए शुरू करता हूं कहानी। वैसे तो मेरी बेटी रोज रात मेरी सुनाई कोई न कोई कहानी या लोरी सुनकर सो जाती है, लेकिन आज उसकी आंखों में ना तो मेरी लोरियां ही नींद भर पाई थीं और ना ही कहानियां। रात के तकरीबन 10 बजने वाले थे और आद्या होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए दरवाजे पर टकटकी लगाए पापा का इंतजार कर रही थी। कुछ दिन की छुट्टी लेकर विवेक आज घर आने वाले थे। नौकरी के सिलसिले में वो चंडीगढ़ रहते हैं और मैं और आद्या यहाँ देहरादून में। कल शाम जब उसने मुझे आने की खबर दी थी तो ये वादा भी लिया था कि मैं आद्या को कुछ न बताऊं, लेकिन हमारी ये बेटी इतनी होशियार है कि उसने पापा के सरप्राइज की धज्जियां उड़ा के रख दी। उसे तो अब तक पता ही नहीं है कि आज रात घर आकर वो आद्या को नहीं, आद्या उसे सरप्राइज देने वाली है। वही जो कुछ दिन पहले उसने मुझको दिया था। खुशी से बल्लियों उछली थी मैं जब मेरे घर के आंगन में अपने हौसले और हिम्मत से आद्या ने वो कर दिखाया जो उसके लिए कर पाना किसी जादू से कम नहीं था। सचमुच जादूगर ही तो है मेरी बेटी। वो हर बार मेरी आंखों को कुछ ऐसा दिखा देती है जिसकी उम्मीद ही न की हो। हालांकि मैंने आद्या को उसके पापा के आने की कोई खबर लगने नहीं दी, लेकिन मेरी सुपर इंटेलिजेंट बेटी की इंटेलिजेंस के आगे हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह गया। सच कहूं तो गलती मेरी ही थी। अब ना तो डिनर में कढ़ी बनाने के लिए राई, मेथी और करी पत्ते के छौंक लगाती और ना ही आद्या को पापा के आने की खबर लगती। अब इस घर में कढ़ी सिर्फ विवेक के आने पर ही बनती है, इसलिए इधर किचन से छौंक की महक उड़कर आद्या के कमरे में पहुंची और उधर बिस्तर पर पैर पटकती मेरी शैतान बेटी जोर जोर से खिलखिलाने लगी। क्या? अरे बाबा, मेरा मन था कढ़ी खाने का, तुझे क्या लगा? राज छिपाने के लिए मैंने अपनी मुस्कुराहट होठों में दबाकर आद्या को बहलाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मुझको ऐसे देखा जैसे कहना चाहती हो, बस करो मम्मा, कितनी बुरी एक्टिंग करती हो आप। उसकी बातें मैं ऐसे ही उसके चेहरे को पढ़कर समझती हूँ। आद्या बोल नहीं सकती ना, पर बिना बोले ही सब समझती है। वो आपकी और मेरी तरह कुछ भी नहीं करती, लेकिन अपनी तरह से सब कुछ कर लेती है। बहुत होशियार है ना मेरी बेटी, बहुत समझदार भी है। मेडिकल साइंस कहता है कि मेरी आद्या को सेरेब्रल पॉल्सी नाम की बीमारी है और मैं कहती हूं कि वो स्पेशल है, बहुत स्पेशल। आद्या जब कुछ ही महीने की थी तब डॉक्टर के मुंह से मैंने पहली बार सुने थे ये शब्द, सेरेब्रल पॉल्सी। तब जब हम उसे अनमने होकर हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे। न जाने क्यों पड़ोस वाली आंटी को शक था कि आद्या कुछ ठीक नहीं है। पर बेटा, ये तो ठीक से आई कांटेक्ट नहीं करती। आई थिंक तुम लोगों को, आंटी इससे आगे कुछ और कहती कि मैं आद्या को लेकर चुपचाप अंदर आ गई थी। जानती थी वो आगे वही कहेंगी जो कई बार अपनी बेटी को गोद में दुलारते हुए विवेक मुझसे कहते थे। देखो ना दीपिका, ये मेरी तरफ देखती नहीं है। देखेगी भी कैसे? अब पापा तो हफ्तों के लिए उसे घर छोड़ के निकल जाते हैं ड्यूटी पे। एक बेचारी मम्मा ही तो होती है उसके पास, है ना मेरा सोना बच्चा? मैं कहती और आद्या को सीने से लगा लेती। सच कहूं तो मेरे लिए तब ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पता था मुझे कि बच्चे शुरुआत के कुछ महीने आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन उस दिन जब आंटी ने भी टोका तो मेरा मन किसी आशंका के डर से कहीं अंदर ही दुपक गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चे के साथ कुछ गलत होने की आशंका ही मौत के समान होती है, और फिर जब वो गलत क्या है ये समझ ही ना आए तो फिर न जाने कितनी मौतें मरती है वो माँ। मैं भी डर का वो फंदा अपने गले में लटकाए बहुत समय तक घुटती रही और फिर एक दिन हिम्मत करके हम आद्या को डॉक्टर के यहाँ ले आए। देखिए विवेक जी, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं इसके हिसाब से आद्या को सेरेब्रल पॉल्सी के सिम्टम्स डायग्नोज हुए हैं। मेरा मतलब डिलीवरी के टाइम ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से उसकी ब्रेन पे इफेक्ट हुआ है। तो आद्या के दिमाग से उसके शरीर के अंगों तक ठीक से सिग्नल नहीं पहुंचते। हो सकता है कि इस कारण वो आगे चल के बाकी बच्चों की तरह चलना, उठना, बैठना, बोलना ना कर पाए। आप समझ रहे हैं ना? मेरा मतलब शी इज़ नॉट
नॉर्मल, शी इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। डॉक्टर साहब देर तक बोलते रहे। विवेक करके ऐसे गर्दन हिला रहे थे जैसे सब समझ रहे हों। मैं खामोश थी, इतनी खामोश कि शायद उस पल अपनी धड़कनें तक रोक ली थी मैंने। सब कुछ ध्यान से सुना था पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि मेरी बेटी बाकी बच्चों की तरह उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना नहीं कर पाएगी। उस दिन अंदर तक कांप गई थी मैं। आद्या मेरी गोद में थी और मैंने अपने दोनों हाथों से उसे ऐसे दबोच लिया था जैसे एक बार फिर से मैं उसे अपने जिस्म में भीतर समेट लेना चाहती हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। माँ बाप अपनी कल्पनाओं के कैनवस पर बच्चे के आने से पहले ही हजारों चित्र उकेरने लगते हैं। मैंने और विवेक ने भी उकेरे थे। हम कई बार साथ बैठकर अपने आने वाले बच्चे के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते। बच्चा किस महीने से बैठने लगता है, किस महीने से हंसने लगता है, किस महीने से घुटनों पे दौड़ता है, किस महीने से चलने लगता है, कब दांत निकलेंगे। ऐसी न जाने कितनी बातें थीं जो प्रेगनेंसी की सैकड़ों किताबें पढ़कर मैंने रट्टा मारी थीं। अच्छा पढ़ना, अच्छा खाना, ठीक से सोना, वॉक करना, रोज सुबह उठकर बच्चे को रामायण की चौपाइयाँ सुनाना। मैंने वो सब भी किया था जो मेरी माँ नसीहत के तौर पर हर रोज मेरे कानों में उड़ेलती। याद है मुझे जब आद्या मेरे अंदर दिन भर उछल कूद मचाती तो विवेक को लगता कि ये शैतान बेटा ही है, पर मैं जैसे श्योर थी, मैं जानती थी कि ये शरारती बेटी ही है। 9 महीने तक सब कुछ नॉर्मल था। पूरी प्रेगनेंसी मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, लेकिन उस दिन डिलीवरी के बाद न जाने क्या हुआ कि आद्या को NICU में रखा गया था। डॉक्टर ने बताया कि आद्या डिलीवरी के बाद रोई ही नहीं थी। मैं सन्न थी। जन्म के बाद बच्चे का रोना कितना ज़रूरी होता है मैं जानती थी। हालांकि डिस्चार्ज के वक्त डॉक्टर ने कहा भी था कि अब वो ठीक है, पर मैं बस अपनी बेटी को एक बार अपने सामने रोता हुआ देखना चाहती थी। और जब आद्या मेरे सामने पहली बार रोई तो उसे चुप कराने के बजाय मैं देर तक उसके रोने की आवाज़ें सुनती रही। उसका रोना मुझे हंसी दे गया था। तसल्ली थी मुझे कि मेरी बेटी ठीक है। पर कुछ महीनों बाद ही आद्या को अपनी बाहों में दबोचे डॉक्टर के कैबिन से निकलते हुए मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये जब बेरहमी पे उतरती है तो पल भर में सारी खुशियां छीन लेती है। हमारी भी छीन ली थी। एक झटके में ही सब कुछ बदल गया था। अब हम दोनों सिर्फ माँ बाप नहीं थे, हम एक स्पेशल बच्चे के माँ बाप थे जिन्हें इस बात को स्वीकार करने के एवज में कि उनकी बेटी बाकी बच्चों से अलग है, अपने अंदर पलते सैकड़ों सपनों का गला घोंटना था। बहुत मुश्किल होता है उन सपनों को दफन करना जो अरसे से खुद की आंखों में पाले हों। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था ये समझना कि हमारी बेटी बाकी बच्चों से अलग है। मैं तो ये जानने के महीनों भर बाद भी कई बार आद्या को देखकर फूट फूट के रोती। भगवान से पूछती थी कि उसने मेरी बेटी को ही ऐसी बीमारी क्यों दी। तब बाकियों की तरह मुझे भी लगता कि सेरेब्रल पॉल्सी एक बीमारी है, इसलिए हमने इलाज के नाम पर कभी महंगे हॉस्पिटल के चक्कर लगाए तो कभी माँ के बताए टोटके आजमाए। मंत्र, पाठ, जाप, हवन सब कुछ किया था जो मेरी बेटी को किसी भी तरह बाकी बच्चों के जैसा बना दे। बहुत उदासियों भरे दिन थे वो। फिर मुझे एक माँ मिली, मेरी आद्या जैसे बच्चे की माँ। वो मुझे फिजियोथेरेपी सेंटर में मिली थी। उनका बेटा 5 साल का था। वो अपने बेटे की हंसते हंसते ढेर सारी बातें बताती, कहती पता दीपिका ये सब समझता है, ये अपना फेवरेट कलर भी जानता है और अपनी फेवरेट शर्ट भी। उसे ये भी मालूम है कि जब मम्मा डांटती हैं तो कैसे सर झुका के मासूम बनना है, और ये भी कि मम्मा को गुस्सा दिखाने के लिए ना आंखें बड़ी बड़ी करनी पड़ती हैं।
वो उम्मीद भरी आंखें लिए मुझसे बोली, ये कोई बीमारी नहीं है दीपिका, बस शरीर की एक अवस्था है जिसमें दिमाग बॉडी पार्ट्स के साथ ठीक से तालमेल नहीं कर पाता। हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त देकर एक बेहतर ज़िंदगी तो दे सकते हैं ना। वो इस तरह खुश होकर मुस्कुरा कर कहती और मेरा मन हौसले से भर जाता। ये उसी का दिया हौसला था जो मुझे धीरे धीरे ही सही, लेकिन सेरेब्रल पॉल्सी जैसे शब्द से डरना या भागना नहीं, उसे समझना, उसे स्वीकार करना सिखा रहा था। इसलिए ताकि मैं अपनी बेटी को उन लोगों के सामने लाने में कभी न झिझकूं जो आद्या को देखकर रास्ता बदलने लगे थे, जो मेरी बेटी के सामने आकर या तो उसके हंसने, देखने या बोलने का मजाक बनाते या फिर उसके पास आने से भी डरते। कॉलोनी वाली मिसेस शर्मा अपनी प्रेग्नेंट बहू को कभी आद्या के सामने आने तक नहीं देती थी। बहुत खलता था मुझे उनका ये सब करना, अंदर तक टूट जाती थी मैं। विवेक आते तो हमारी रातें इन्हीं बातों में भीगती। मैं जार जार रोती और वो खूब समझाते। मैं समझ भी जाती, पर कोई क्यों नहीं समझता कि क्या बीतती होगी उस माँ पर जिसके मासूम बच्चे के साथ लोग इस तरह पेश आए। मैं भी तो एक माँ ही थी ना, जो भले ही चेहरे पर मजबूती का लेप ओढ़े अपनी बेटी को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार तो करती, पर उसका मन अंदर ही अंदर कांपता रहता। पर शायद इसी रिजेक्शन और डर ने हमको मजबूत बनाया कि क्या हुआ जो आद्या बाकी बच्चों की तरह नहीं कर सकती, वो अपनी तरह तो कर सकती है ना। कोई भी डर स्थायी नहीं होता, बशर्ते हम हिम्मत का दामन थाम लें। मैंने भी थामा था और डरते डरते ही सही, लेकिन अपनी बेटी को एक खुशनुमा और सुरक्षित जिंदगी देने की शुरुआत की। मैं रोज आद्या जैसे बच्चों के वीडियोस देखने लगी, उन पर लिखी गई किताबें पढ़ने लगी और वो खबरें भी जो अखबारों में कभी कभी ही सही लेकिन छपती थीं। देश की एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी से सेरेब्रल पॉल्सी को हराकर पीएचडी कंप्लीट करने वाले अक्षांश की खबर, उस बेटी की खबर जिसे व्हीलचेयर पर होने की वजह से कई बार रिजेक्शन झेलने पड़े, लेकिन उसके हौसले ने उसे आज एक बड़े टेलीकॉम सेंटर में नौकरी दी। जीजा घोष की खबर जो सेरेब्रल पॉल्सी की शिकार होते हुए भी बच्चा अडॉप्ट करके मां बन पाई। ये सब ऐसे उदाहरण थे जिनको पढ़ते सुनते मेरे अंदर बहुत कुछ बदलने लगा। मेरे मन में अब आद्या के लिए कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई जिद नहीं थी, कोई सपना नहीं था जिसका बोझ मैं मन पर डालती। हाँ, कभी कभी आंखों में एक जरा सी उम्मीद जरूर तैरने लगती और उस जरा सी उम्मीद के बदले मेरी बेटी हर बार मेरी झोली में दुगनी चौगनी खुशियां डालती। याद है मुझे, शुरुआत में हम सिरिंज में दूध भरकर ट्यूब से आद्या के पेट तक पहुंचाते थे। मैं सोचती क्या कभी वो मुंह से दूध पी पाएगी, लेकिन उसने धीरे धीरे सीखा और हैरान किया मुझे। थोड़ी बड़ी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ सेमी सॉलिड खिलाओ। मैं फिर हैरान, कैसे खाएगी। उसने फिर कोशिश की और सारे स्वाद चखने लगी। साल भर रात रात रोती और मैं खुद से पूछती कि क्या तुम कभी इसको रात को चैन से सोता हुआ देख पाओगी। और अब ऐसे सोती है कि उसे देखकर नींद भी सुकून में रहे। उसको नारंगी रंग पसंद है, मुझे ये समझाने के लिए वो सिर्फ नारंगी चीजें अपने पास रखती है। मीठा दलिया तो आइसक्रीम से भी ज्यादा फेवरेट है आद्या का। कुछ महीनों में ना कहने के लिए गर्दन हिलाना भी सीखी है। उससे पूछो माँ अच्छी है आद्या, तो गर्दन हिलाकर मुस्कुराती हुई ना कहती है और उसकी इस अदा पर मैं बार बार बलाएं लेती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ नहीं बोलती, पर मैं उससे खूब बातें करती हूँ, खूब सवाल पूछती हूँ और उसके बदले में जवाब भी देती हूँ। मैंने ये आद्या से ही जाना कि जिंदगी में कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हमारी योजनाओं, हमारे सपनों से एकदम उलट हो, और जब ऐसा हो जाए तो कैसे संभलना है। मैंने उसी से जाना कि अक्षमता जैसी कोई चीज नहीं होती। सक्षम होने के लिए मजबूत शरीर से ज्यादा मजबूत इरादे चाहिए। मेरी बेटी जैसे इरादे। उसने अभी कुछ दिन पहले वो कर दिखाया था जो हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं था, और आज रात आद्या वही जादू अपने पापा को भी दिखाने वाली थी। रात के 10:30 बजने को आए थे। मैंने विवेक को कॉल किया तो पता चला कि वो घर के रास्ते में ही है। बस 5 मिनट दीपू, उसने कहा तो मैं फोन रखकर तुरंत आद्या की ओर दौड़ी और उसे फटाफट सैंडल पहनाए। जब आद्या छोटी थी ना, तो उसके लिए सबसे पहले AFO बनकर आए थे।
AFO एक ख़ास डिज़ाइन के जूते जो पैरों को सही शेप और सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाजुक पैरों में इतने सख्त जूते पहनाते हुए कई बार मेरा कलेजा मुंह को आ जाता था, लेकिन ज़रूरी थे तो पहनाने पड़ते। फिर बाद में हम उसके लिए खूब नए नए सैंडल और जूते खरीदते, लेकिन मैं जब भी उन्हें देखती तो दुखी होती। मैं बाकी बच्चों की तरह उसके जूते मिट्टी में सने देखना चाहती थी, फटते हुए देखना चाहती थी। लेकिन फिर वक्त के साथ मैंने ये स्वीकार करना शुरू कर दिया कि तमाम कोशिशों के बाद भी अगर आद्या न चल सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी कभी कभी मीठे सरप्राइजेस भी दे देती है। अभी कुछ हफ्ते पहले आद्या ने कमाल कर दिया। उस दिन मैं यूं ही उसे उठाकर व्हीलचेयर से बेड पर ला रही थी कि अचानक वो पैरों को ऐसे उछालने लगी मानो आगे बढ़ना चाहती हो। मैंने तुरंत उसको पीछे से कस कर पकड़ा और कहा, बढ़ाओ आदू, बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ आगे। मैंने कहते कहते आद्या को कब कमरे से बाहर आंगन तक ले आई मुझे पता ही नहीं चला। बस पता था तो ये कि मेरी बेटी चल रही थी। हालांकि पीछे से मैंने पूरा सहारा दिया था और ये भी कि हर बार वो कदम बढ़ाकर नहीं बल्कि छोटी छोटी छलांगे लगाकर चली थी, पर वो चली थी ये जादू था। और आश्चर्य भी कि उसके दिमाग से पैरों तक संदेश पहुंचा है। दरवाजे पर बेल हुई। मैं मुस्कुराई और सहारा देकर धीरे धीरे आद्या को दरवाजे तक लेकर पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा विवेक चौंक गया। आदू, पापा आ गए, तुझे पता था? कहते हुए विवेक ने मेरी और आद्या की हथेलियों को अपनी हथेलियों में मिला दिया। फिर हैरान होकर कभी आद्या के चेहरे को तो कभी उसके पैरों को देखने लगा। आसपास कुछ ढूंढ भी रहा था। विवेक आद्या की व्हीलचेयर ढूंढ रहा था। कमरे से यहां तक आदू खुद चल के आई विवेक, कहते हुए मेरा गला रुंध गया। मैंने आद्या को धीरे धीरे अंदर की ओर मोड़ते हुए कहा, चल बेटा चल, दिखा पापा को। मैं आद्या को लेकर आगे बढ़ने लगी कि पीछे से तालियों की आवाज आई। विवेक भरी आंखों और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। मेरी आंखों में ठहरा पानी जोर से बह निकला और आद्या, वो तो हमारी खुशमिजाज बच्ची थी, वो खिलखिला रही थी, जोर जोर से खिलखिला रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।